बहू, तुम दोनों यहाँ हॉल में बैठी हो। अरे रसोई छोड़ के यहाँ क्या कर रही हो? शारदा जी अपनी दोनों बहुओं को हॉल में बैठे देखकर कड़कते हुए बोली। तो छोटी बहू पूजा ने कहा, माँ जी, गर्मी के मारे हमारी जान निकल रही थी, इसलिए हम दोनों थोड़ी देर के लिए यहाँ हवा लेने चली आई। तभी शारदा जी की बेटी पूनम आग में घी डालते हुए बोली, देख रही हो माँ, ये बात तो ऐसे कर रही हैं जैसे इनके मायके में 24 घंटे एसी लगी रहती है। छोटी भाभी, आप थोड़ा कम एक्टिंग किया करो। अरे हमें आपके मायके के बारे में सब पता है कि वो कितने पानी में हैं। देखो दीदी, आप मुझसे बात कर रही हो तो मुझसे ही करो। ऐसे बात बात पर मेरे मायके को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ, तुम देख रही हो ना, महारानी कैसे जुबान लड़ा रही है। अरे तुमने इस घर की बहुओं को इतना छूट दे रखा है कि वो अपने सामने किसी को कुछ समझती ही नहीं है। छोटी बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से कड़े लहजे में बात करने की? अरे तुम भूलो मत, वो इस घर की लाडली बेटी है। चलो अब माफ़ी मांगो मेरी लाडली बेटी से। माँ जी, माफ़ी तो मांग लूँगी, पर पहले आप मेरी गलती बताइए। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे इससे माफ़ी मांगना पड़े? देख लो माँ, अब तक तो मेरे साथ ही बदतमीजी कर रही थी, अब तुम्हारे साथ भी शुरू हो गई। लो चढ़ाओ अब सर पे, तुमने ही सर पर चढ़ा रखा है तो अब भुगतो तुम। पूनम अपनी माँ को भड़काए जा रही थी तो शारदा जी ने गुस्से से कहा, बहू, अब तुम हद से ज़्यादा बोल रही हो, जल्दी से माफ़ी मांग लो। एक तो मेरी बेटी को खाना नहीं दे रही, ऊपर से तुम जुबान लड़ा रही हो। चलो जल्दी से माफ़ी मांगो। माँ जी, मैंने कोई गलती नहीं की है। अरे माना कि आपकी बेटी लाडली है, पर आप ये मत भूलिए कि मैं भी अपने घर की लाडली बेटी हूँ। मुझ में भी इनके जितनी ही अकड़ है। मैं कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगने वाली। बहू की बात सुनकर शारदा जी का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। ठीक है बहू, फिर तुम अकड़ में ही रहो। तुम्हारी ये अकड़ मैं शाम को तोड़ती हूँ। आने दो मेरे बेटे को, तुम्हें वही सबक सिखाएगा। चल बेटी। शारदा जी बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई। बड़ी बहू नेहा ये सब देखकर डर गई। उसने धीरे से कहा, अरे छोटी, तुमने ये क्या कर दिया? अरे तुम अपने जीवन में जानबूझ के आग लगा रही हो। तुम सासू माँ के गुस्से को नहीं जानती हो, वो तुम्हारा जीवन नरक कर देगी। दीदी, जीवन नरक करना इतना आसान नहीं है। अगर वो बुढ़ापे में मेरा जीवन नरक कर सकती है तो मैं उनका जीवन महान नरक कर सकती हूँ। देखो छोटी, पागल मत बनो। शाम को जब देवर जी आएंगे तो सासू माँ उनका कान भर देंगी और फिर वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे ये तो भगवान ही जाने। दीदी, मैंने कहा ना कि मैं माफ़ी नहीं मांगने वाली। मैं बिना गलती के झुक नहीं सकती। ठीक है छोटी, तुम करो अपने मन की, लेकिन तुम ये भी जान लो कि नवीन और उनके छोटे भाई पवन अपनी माँ के इशारे पर नाचते हैं। अरे नवीन ने न जाने कितनी बार सासू माँ के झूठे आरोप के कारण मेरी पिटाई कर दी है। दीदी, अब आप शाम को ही देख लेना, मैं इस बुढ़िया के जाल में इसे ही फंसा दूंगी। अरे माना कि बेटा इसका कहाँ मानता है, पर आप ये मत भूलिए कि मैं भी उसकी पत्नी हूँ। पत्नी का पावर आपने अभी तक देखा नहीं है, आज शाम को देख लेना आप। धीरे धीरे समय का चक्कर चलता गया और दिन का पहर गुजर गया। शाम को पवन जैसे ही घर पहुंचा तो शारदा जी ने उसे अपने कमरे में बुला लिया। बेटा, तुम अपनी पत्नी को समझा लो। आज पूरे दिन वो हम दोनों माँ बेटी से इतना झगड़ी है कि बस पूछ मत। पता है तुम्हारी बहन को तो उसने ये तक कह दिया कि इस घर में रह के हराम का खाती है। बेटा, तेरे रहते हुए उसने
इतना सब कुछ बोल दिया। हाँ भैया, और उतना ही नहीं, भाभी ने माँ के साथ जो किया है उसे तो मैं जीवन भर याद रखूँगी। माँ के साथ उसने क्या किया दीदी, अगर कुछ उल्टा सीधा बोला है तो मैं आज उसकी खैर नहीं छोड़ूंगा। तभी पवन को गुस्से में देखकर चालबाज माँ और बेटी मन ही मन खुश हो गई। भैया, उसने माँ से कहा, क्या बूढ़ी हो चली हो, अब चुपचाप एक कोने में पड़ी रहा करो। अच्छा, ये कहा उसने, उसकी इतनी हिम्मत है। माँ, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी उसे सबक सिखाकर आता हूँ। पवन तमतमाते हुए वहाँ से चला गया। पूजा अपने कमरे में बैठी एक गहरे ख्याल में खोई थी। तभी पवन ने आकर गुस्से से कहा, पूजा, मुझे ये बताओ कि माँ के साथ तुमने बदतमीजी क्यों की? अच्छा, तो मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। मैं सुबह से जानती थी कि आपके आते ही माँ जी और दीदी आपके कान भरने में लग जाएंगी। देखो पूजा, तुम उन दोनों को गलत समझ रही हो। अरे तुम्हें क्या दिक्कत है उन दोनों से? भाई माना कि सास ननद में थोड़ा बहुत खटास का रिश्ता रहता है, किसके घर में नहीं चलता, पर इतना भी खटास नहीं होना चाहिए कि परिवार में ही कलह का माहौल बन जाए और पूरे परिवार को कलह का सामना करना पड़े। ये तुम अपनी आदत सुधार लो। रुकिए पवन, तुमने सिर्फ एक तरफा बात सुनी है, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी बहन ने मेरे मायके के लिए क्या क्या कहा है। अरे ससुराल में मैं रह रही हूँ तो मुझे सुनाओ ना। ऐसे बात बात पर मेरे मायके वालों को बीच में लाने की क्या ज़रूरत है? क्या हम बहुएं इस घर की नौकरानी हैं जो दिन भर काम करें और फिर भी बदले में भोजन के स्थान पे ताने सुनने को मिले? देखिए जी, अब बहुत सहन कर लिया, अब और नहीं। अरे यार, कोई बात नहीं, चलो अब मामला ख़त्म करो। इतना गुस्सा ठीक नहीं है, घर परिवार में थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। चलो अब तुम ये सब बातें छोड़ के मेरे लिए भोजन लाओ। उधर दूसरी तरफ शारदा जी और पूनम दोनों माँ बेटी कमरे के पास छिपकर सारी बातें सुन रही थी। वो दोनों तुरंत अपने कमरे में चली गईं। माँ, मुझे तो पहले से ही भैया पे शक था, आज शक यकीन में बदल गया। भैया बस हमारे सामने अपनी अकड़ का दिखावा करते हैं, असल में तो ये अपनी बीवी के गुलाम हैं। हाँ बेटी, मुझे भी भरोसा नहीं था कि मेरा बेटा जोरों का गुलाम बन गया है, पर आज आँख से देख लेने के बाद यकीन हो गया। माँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये छोटी नागिन कोई जादू टोना जानती है। इसने भैया पे अपना टोना करके उनको अपने बस में कर लिया है। तू चिंता मत कर बेटी, इसको तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। बड़बड़ाते हुए शारदा जी अपने कमरे में चली गई। उधर दूसरी तरफ पूजा और नेहा सुबह नाश्ता बनाते हुए किसी योजना के बारे में बात कर रही थी। बड़ी बहू नेहा ने कहा, देख छोटी, माँ जी का कोई दोष नहीं है, वो तो सिर्फ एक मोहरा है। असल में ये सब पूनम दीदी का किया धरा है, वो रोज़ सासू माँ के कान भरती है। हाँ दीदी, लेकिन इसका मतलब ये है कि जब तक दीदी इस घर में रहेगी तब तक घर में कलेश मचा रहेगा। हाँ बहन, जब तक हमारी ननद इस घर में रहेगी तब तक हमें दुख ही दुख झेलने पड़ेंगे। नेहा ने उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। तो पूजा बोली, दीदी अब क्यों ना हम दीदी का ही पता काट दें, वो इस घर में अब ज़्यादा दिन नहीं रुकने वाली। पूजा, मैं तुम्हारी बात समझी नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ ना। देखो दीदी, मेरे मामा जी का एक लड़का है, मैं उसकी शादी दीदी से करा दूंगी। ये ब्याह के उसके घर चली जाएगी, फिर हमारे घर में अपने आप शांति आ जाएगी। अरे राम राम बहन, तुम ये क्या करने की सोच रही हो? क्या तुम्हारे मामा के लड़के से तुम्हारी कोई पुरानी दुश्मनी है जो उसको बलि का बकरा बनाना चाहती हो? अरे ये लड़की जिसके भी घर में जाएगी उसका घर नरक बना देगी।
ये पूरे घर वालों के नाक में दम कर देगी। ये सुनकर पूजा ने कहा, अरे नहीं दीदी, आप मेरे मामा के परिवार को जानती नहीं हैं। वो इसको अपनी असली औकात में ला देंगे। उनके पास इतना अथाह धन है कि वो जैसे कहेंगे ये उनके इशारे पर नाचेगी। आप तनिक भी चिंता ना करें। उसी दिन पूजा ने अपने पिता महेश जी को फ़ोन किया और उन्हें अपनी ननद पूनम की शादी के लिए सारी बात बताई। तो वो ये सब सुनकर खुश हो गए। अरे वाह पूजा बिटिया, तुमने बिल्कुल सही विचार किया है। अगर पंकज की शादी तुम्हारी ननद से हो जाती है तो भाई हमारा आपसी संबंध और मजबूत हो जाएगा और एक साथ 3 परिवार हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छा सोचा है तुमने। पर पिताजी, ये विवाह होगा कैसे? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। अरे बिटिया, उसकी चिंता तुम बच्चों को करने की ज़रूरत नहीं है। अरे हम बड़े जब तक जिंदा हैं, शादी की बातें करना हमारा काम है। मैं कल ही तुम्हारे घर आता हूँ और अपने समधी जी से इस विषय में बात करके जल्द से जल्द इस रिश्ते को तय करा देंगे और चट मंगनी पट ब्याह होगा। तुम्हारी ननद अपने राजगद्दी पर जाकर बैठ जाएगी। पिताजी, आपका बहुत बहुत उपकार होगा अगर आप ये शादी तय करा देते हैं। अगले दिन ही पूजा के पिता महेश जी उसके ससुराल पहुंच गए तो पूजा के ससुर राम किशन जी उन्हें देखते ही बोले, अरे धन्य भाग हमारे समधी जी, आज तो आप हमारे दरवाजे पर पधारे। आइए, अंदर आइए। कुछ देर औपचारिक बातें होने के बाद महेश जी ने कहा, समधी जी, वो दरअसल आज मैं आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। मेरे साले साहब का एक बेटा है, उसका धंधा कपड़ों का है। ये समझ लीजिए कि जितना हम एक महीने में कमाते हैं वो उससे कहीं ज़्यादा एक दिन में कमा लेता है। मुझे आपकी बेटी उसके योग्य लगी, सो मैं आपके समक्ष अपनी बात रखने चला आया। अरे समधी जी, नेकी वो भी पूछ पूछ के। अरे आप तुरंत ही शादी को तय करिए। अरे भाई, आपकी बेटी हमारी बेटी, हमारी बेटी आपकी बेटी, अब इसमें पूछने जैसी कोई बात नहीं है। जाइए और आंख बंद करके इस रिश्ते को तय कर आइए। आप ये समझिए कि आप अपनी बेटी के लिए विवाह के लिए जा रहे हैं। तो घर जाकर महेश जी ने अपने साले से बात की और रिश्ता तय हो गया। देखते ही देखते 2 महीने बाद पूनम की शादी भी धूमधाम से हो गई। पूनम अपने ससुराल में पधार चुकी थी। वो पहले ही दिन रसोई में खाना बनाने लगी। यार, इस घर में तो सिर्फ 3 लोग हैं। मैं तो अकेले अकेले एकदम से बोर हो जाऊंगी। यहाँ तो भाभीयों के जैसा कोई लड़ने वाला भी नहीं है। वो मन ही मन बुदबुदा रही थी। तभी थोड़ी देर बाद रसोई के अंदर पूनम की सास आई और 2 रोटियां छोड़कर सारी रोटी उठा ले गई। अरे ये क्या हो रहा है? ऐसा तो मैं करती थी अपनी भाभीयों के साथ और यहाँ मेरे साथ भी वही होने लगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पूनम तुरंत अपने कमरे में आई और अपने पति पंकज से बोली, देखो पंकज, तुम्हारी माँ ने क्या किया है। पूरा खाना मैंने बनाया और माँ जी मेरे लिए बस 2 रोटी छोड़कर पूरा खाना बाहर उठा लाई। अरे तो पूनम, इसमें इतना बवाल क्या खड़ा करना? वो हमारी माँ है, तुम उनकी शिकायत करने आई हो और वो भी भोजन के लिए। अजी, मैं उनकी शिकायत नहीं कर रही हूँ। मैं तो ये बोल रही थी कि माँ जी उतनी रोटियों का करेंगी क्या? अरे अकेले तो उनसे खाया नहीं जा सकता। देखो पूनम, तुम पहले दिन ही मेरा दिमाग खराब मत करो। अरे वो माँ है, उनके मन में जो आएगा वो करेंगी। जाओ तुम खुद के लिए और रोटी बना लो। पंकज की बात सुनकर पूजा की आंखें नम हो गई। उसे अपनी पुरानी बातें याद आ गई। हे भगवान, हे भगवान, ऐसा तो मैं रोज़ अपनी दोनों भाभीयों के साथ करती थी और यहाँ मेरे साथ पहले दिन ही वैसा ही हो गया।
मैंने माँ को भड़का के भाभीयों पर बहुत अत्याचार किया है। उसने पंकज की तरफ देखा और बोली, सुनिए जी, मैं रोज़ अपनी भाभीयों के साथ झगड़ती थी, शायद इसीलिए आज मुझे अपने कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए अब आप अपनी ममेरी बहन का बदला ना लीजिए और मुझे मेरे मायके लेकर चलिए। अच्छा, तो इतना जल्दी पछतावा हो गया। चलो, मैं तुम्हारी आँख खोलने में कामयाब रहा। यार पूनम, तुम खुद से सोचो, किसी भी बहू के साथ दुर्व्यवहार करना क्या उचित है? जो लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर आती है, उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार क्या शोभा देता है? पंकज ने उसे समझाते हुए कहा। तो पूनम उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पंकज, तुम अभी मुझे अपने मायके ले चलो। उसी दिन शाम को पूनम पंकज के साथ अपने मायके पहुंच गई। जैसे ही बड़ी भाभी नेहा ने उसे देखा तो उसे गले से लगा लिया, लेकिन पूनम की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तब तक छोटी बहू पूजा और शारदा जी भी वहाँ आ गई। तभी अपनी बेटी को बहुओं के सामने हाथ जोड़ते हुए देखकर शारदा जी हैरान रह गई। अरे बेटी, तुम्हारा होश तो ठिकाने में है ना? अरे तुम बहुओं के सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़ी हो? अगर तुम्हें ससुराल में किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ ना। ऐसे लोगों के सामने हाथ जोड़कर क्यों अपनी इज्जत घटा रही हो? माँ, मैं अपनी भाभीयों से माफ़ी ही मांगने आई हूँ, साथ ही इनका जो हक है मैं उसे भी दिलवा के जाऊँगी। अरे बेटी, तुझे हो क्या गया है? माँ, अगर मेरे ससुराल में मुझे भी पाँव की जूती समझा जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? माँ, जैसे मैं आपकी बेटी हूँ वैसे ही ये दोनों भी किसी की बेटियाँ हैं। अब आपको भी समझ लेना चाहिए कि ये इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि इस घर की मालकिन हैं। अपनी बेटी की बातें सुनकर शारदा जी की अकड़ और घमंड दोनों एक साथ ख़त्म हो गई। आज उन्हें समझ आ गया कि आज बेटी के साथ भी ससुराल में वही हुआ होगा जो उसने अपनी भाभीयों के साथ किया था। ये सोचकर शारदा जी भी एक पल के लिए शांत हो गई। फिर दोनों बहुओं के सामने हाथ जोड़कर बोली, बहू, वैसे तो मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, पर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी दोनों बहुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा। छोटी बहू पूजा आगे बढ़ी और तुरंत शारदा जी के हाथ पकड़कर नीचे कर दिए। माँ जी, हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आज आपने अपने दिल का अहंकार छोड़ दिया, यही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। बड़ी बहू नेहा की आंखों में भी नमी आ गई। उसने कहा, माँ जी, हमें आपसे कभी दौलत या गहने नहीं चाहिए थे। हमें तो बस इस घर में बेटी जैसा सम्मान और थोड़ा सा अपनापन चाहिए था। अगर आज से हमें वो मिल जाए तो समझिए कि हमारी सारी शिकायतें यहीं ख़त्म हो गई। शारदा जी ने दोनों बहुओं को अपने गले से लगा लिया। रामकिशन जी की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भाग्यवान जिस घर में बहू को बेटी और सास को माँ का सम्मान मिल जाए वहाँ सुख समृद्धि अपने आप आ जाती है। उस दिन के बाद शारदा जी ने कभी भी दोनों बहुओं में फ़र्क नहीं किया। पूनम भी जब मायके आती अपनी भाभीयों के साथ बहन की तरह प्यार करती। दोस्तों, रिश्ते अधिकार से नहीं, सम्मान और प्यार से निभाए जाते हैं। जो दर्द हम दूसरों को देते हैं, एक दिन वही दर्द लौटकर हमारे सामने ज़रूर आता है। तो दोस्तों, इस कहानी में सबसे बड़ी गलती किसकी थी, शारदा जी की या उनकी बेटी पूनम की? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।